नमस्कार। आज बात करेंगे कमर के दर्द के संबंध में, यानी बैक पेन। तो आज बताएंगे कमर के दर्द के लक्षण, कारण, निदान, क्या उसकी भ्रांतियां हैं, क्या उसकी सावधानी रखी जाए, और ऐसी कमर से और कौन कौन से रोग जुड़े हुए हैं। कमर दर्द एक ऐसा रोग है जो हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस किया ही होता है, और 15 साल से लेकर के 60 साल तक के उम्र के रोगियों को, यानी उम्र के महिला और पुरुष को, यह रोग ज़्यादातर आता है। कभी किसी ने ज़्यादा वजन उठा लिया, किसी को धक्का मार दिया, कभी किसी को खींच लिया, और ऐसा बहुत बार मैंने देखने को मिला है और सुना है कि मैं सवेरे उठा था, ब्रश कर रहा था कि आगे टंगा हुआ रह गया। एक ने कहा कि मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया और जैसे ही मैंने अंडरगारमेंट को पहनने के लिए पैर उठाया कि बस टांग वहीं खिंच गई। और किसी को धक्का मारा, कहीं किसी ने कहा मैंने इस चीज को खींचा, तुरंत कमर पकड़ जाती है। छोटा झटका लगा, कुछ भी लगा, तो ये ऐसी स्थिति, क्योंकि हमको मूवमेंट करना ही है, चलना फिरना ही है, तो कमर का दर्द एक कॉमन बीमारी है। और अगर थोड़ा सा सावधानी रखी जाए और थोड़ा प्रयत्न कर लिया जाए तो यह परमानेंट जड़ से खत्म हो जाता है। लेकिन जानकारी होगी तब ये जड़ से खत्म होगा, अदरवाइज तो ये जड़ से खत्म नहीं होगा। तो क्या क्या लक्षण होते हैं, आओ इस पर हम नजर डालते हैं। कमर दर्द के बेसिक लक्षणों में मिलता है ये जो हमारा मिडिल ट्रंक का एरिया है, इसमें पीछे दर्द हो। ये ऊपर के एरिया में भी आ सकता है, शोल्डर के पीछे भी हो सकता है, मिडिल बैक में भी हो सकता है, लोअर बैक में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं हमको लोअर बैक पेन की अधिक मिलती है। LBA, लोअर बैक एक, ऐसा जिसको बोलते हैं। और यह इसका संबंध हमारे लंबर रीजन से होता है। कमर का जो हमारा वर्टेब्रा है, उन वर्टेब्रा के अंदर सर्वाइकल, थोरेसिक यानी डॉर्सल और लंबर। तो सर्वाइकल और लंबर ये दोनों वर्टेब्रा अधिक मूवमेंट करते हैं। जो डॉर्सल के वर्टेब्रा हैं इनकी मूवमेंट कम होती है, और उससे नीचे सैक्रल के जो वर्टेब्रा हैं उनकी मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसीलिए लंबर के रीजन में अधिक तकलीफ आती है। वह दर्द कभी लोकल एरिया में भी हो सकता है और कभी नीचे की तरफ, जो हमारी कमर है उसकी तरफ, नीचे की तरफ स्प्रेड भी कर सकता है। दोनों टांगों में दर्द आ सकता है, टांग के आगे के एरिया में दर्द आ सकता है, किसी एक एरिया में दर्द आ सकता है, बटक्स पर दर्द आ सकता है, हिप्स पर दर्द आ सकता है, टेलबोन पर दर्द आ सकता है, पूरा बेल्ट का एरिया इसमें दर्द आ सकता है। थोड़ी देर हम बैठे और हमने कहा साहब मेरी तो कमर जकड़ जाती है, मैं थोड़ा खड़ा होता हूँ, चलता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे नीचे का धड़ नीचे और ऊपर का धड़ ऊपर, ऐसा नजर आता है। मैं थोड़ी देर सीधा लेट जाता हूँ तो रात को सोता तो मैं बिना दर्द के हूँ, लेकिन जब सुबह उठता हूँ तो मेरी हालत बहुत खराब होती है, मैं मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे अनेक सारे छोटे छोटे लक्षण, जिनमें टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी देर बैठे टांगें सुन्न हो रही है, एक बटक सुन्न हो रहा है, यूरिन और मोशन पर कंट्रोल खत्म हो रहा है, पैरों में शेकिंग शुरू हो रही है, थोड़ा आगे चलने के बाद टांगें रुक जाती हैं, दर्द कर मतलब इतना दर्द करती हैं कि हमको रुकना पड़ जाता है। तो यह अनेक सारे सिम्टम्स, लक्षण कमर दर्द के रोग के अंतर्गत आते हैं। हम एक पैर पर खड़े होते हैं तब दर्द आने लगता है, दूसरे पैर पर खड़े होते हैं तो दर्द आने लगता है। तो दर्द जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता कि भाई तेरे को दर्द हो रहा है, जरा सावधान हो जा, नहीं। हाँ, लेकिन जब दर्द थोड़ा और एक्सट्रीम आता है तो लक्षणों के अंदर एक खास चीज आती है, और वो आती है टिल्ट, टेढ़ा होना। जेड के आकार में व्यक्ति बन जाता है, और जब चलता है तो ऐसे चलता है, यानी पूरा अकड़ा हुआ, ऐसे जेड के आकार में व्यक्ति चलता है। तो बहुत एडवांस लेवल के पेन के अंदर ये तकलीफ आना शुरू होती है जब व्यक्ति पूरा टिल्ट हो जाता है, या फिर कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी चोट लग गई तो उस पर व्यक्ति कंप्लीट बेड रेस्ट पर भी आ जाता है। ऐसा कमर का यह रोग, जैसा मैंने पहले बताया, हर व्यक्ति को अपनी उम्र में कभी न कभी अनुभव करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे सामान्य से लक्षण जिससे हम जान पाते हैं, शुरुआत अगर है और हमने कंट्रोल कर लिया तो हम बड़े रोग को आने से पहले ही बच सकते हैं। और अगर हमने इस पर सावधानी नहीं रखी, इसका निदान नहीं किया, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कराया, तो हमारे को बेड रेस्ट तक ले जाने के लिए मजबूर कर देता है और ज़िंदगी को बेजार कर देता है।
और जो मैं हमेशा बताता हूं कमर दर्द वाले रोगियों के लिए, शादीशुदा व्यक्ति है तो भी और नहीं है तो भी, जिसका कमर दर्द है, कमर का रोग है, तो वह किसी भी काम के लिए परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि काम को करने के लिए व्यक्ति कहता है मैंने अब कमर कस ली है, और अगर किसी को जबरदस्त पनिशमेंट तोड़ते हैं ना, कहते हैं ना कि हमने तो किसी भी उसका नाम लेते हैं, हमने तो उसकी रीढ़ ही तोड़ दी, कमर तोड़ दी, इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कमर अगर दर्द है तो व्यक्ति वो कमरे में क्या करेगा, कमरे के किसी काम के लायक नहीं है। इसीलिए रिलेशंस में ब्रेकअप हो जाते हैं कमर दर्द के कारण से। तो कमर दर्द, उसका निदान, उसका समाधान, उसके बारे में जानना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हमने बात की अभी आपको कमर दर्द के कुछ लक्षणों के बारे में। अब बात करते हैं कमर दर्द के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अनेक सारे कारण हैं, जिनमें से नंबर 1 कारण है लाइफस्टाइल, हमारी गलत आदतें, गलत बैठने के तरीके, पोस्चर्स। खासकर कॉर्पोरेट जगत का तो ये बहुत बड़ा रोग बन गया है। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता है, लॉन्ग सिटिंग। टीचर्स को लॉन्ग स्टैंडिंग, आजकल तो सैनिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, बेल्ट फोर्सेज में भी आ गया, क्योंकि लंबे समय तक खड़े रहने की आदत रहती है। तो यह कमर दर्द लॉन्ग पोस्चर के कारण आता है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनल कोई डिफॉर्मिटी हो रही है, कोई चेंजेज आ रहे हैं, जैसे कोई ट्यूमर बन रहा है, कैंसर होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यानी कोई रोग आ गया जिसके कारण भी कमर दर्द आता है। और खासकर पेट के रोग इसका मेजर कारण बनते हैं। जब गैस बनती है तो कमर अकड़ती है। कुछ लोग आके बात करते हैं, बोले सर रात को सोते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह जब उठता हूं तो मेरी कमर है ना पूरी जकड़ी रहती है, पूरी ऐसे लगता है जैसे बस, इसका मतलब पेट के रोग के कारण आ रहा है। या फिर रात को जो सो रहे हैं, जिस मैट्रेस पर सो रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसमें कमर का जो आकार है सांप के आकार में है, तो उसका वो ठीक नहीं है, या तो ज़्यादा सॉफ्ट है या ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए भी दर्द आ जाता है। मसल्स की कमजोरी होना ये इसके मेजर कारणों में आता है। लंबर के एरिया के जब मसल्स कमजोर हो जाते हैं तब कमर दर्द ज़्यादा आता है। और मसल्स कम होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उस समय जो अंदर सॉफ्ट टिश्यू है, कार्टिलेज है, उनकी जो ग्रिपिंग है, जो दो वर्टेब्रा होते हैं, दोनों वर्टेब्रा के बीच में डिस्क होती है, और वो डिस्क ऐसे कसी रहे, ये बहुत आवश्यक है। तो वो लूज होने के कारण से, मसल्स के लूज होने के कारण से डिस्क बाहर निकल जाती है और कंप्रेस कर देती है नर्व को, और जब नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है तो वो दर्द का कारण बन जाती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसके अंदर बहुत सारे शब्द आते हैं। वो जो डिस्क है वो आपस में गैप कम हो गया है, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज ऐसा भी हम उसको बोल देते हैं। जो वर्टेब्रा हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, यानी प्रोट्रूशन हो गया है, डिस्क बाहर निकल गई है, यानी हर्निएशन हो गया है, डिस्क साइड में निकल गई है, डिस्क बल्ज हो गया है, स्लिप डिस्क इसको शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो डिस्क और वर्टेब्रा के बीच का गेम है यह बैक पेन। तो इसीलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में एडवांस डायग्नोस क्या है, ये हम आगे जो अपने लंबे कोर्सेज हैं, जिनके अंदर सरकारी अप्रूव्ड कोर्स हैं, उसके अंदर हम बताते हैं, जो मास्टर कोर्सेज हैं उसके अंदर बताते हैं। लेकिन बेसिक जानकारी आपको जरूर मिलनी चाहिए, जिसके आधार पर आप ट्रीटमेंट कर सकें, वो आज हम पूरी बात करेंगे। तो पोस्चरल प्रॉब्लम हो गई, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई, गलत खाने पीने के तरीके हो गए, और बीमारियां जिनके कारण से हमारे को कमर दर्द आ गया, ऐसे ये हो गया। इसके अलावा क्रैम्प्स आ जाते हैं। आपने जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो आगे झुक रहे थे, आगे जैसे झुकते ही तुरंत कमर पकड़ ली, कुछ ड्रेस पहन रहे थे तो कमर पकड़ ली। यह जो कारण बनते हैं ये क्रैम्प्स, ये शरीर में कैल्शियम या सोडियम की कमी के कारण भी ऐसे कमर दर्द का कारण बन जाता है। एक बड़ा कारण ये भी होता है, और ज़्यादातर कारण यही है। इन सब कारणों में और आगे चलें, क्योंकि मैं गलत पोस्चर पर बैठा आ गया, लेकिन वो केवल कारण नहीं है, क्योंकि एक किसान वो तो खेत में काम कर रहा होता है और वही खेत में सो जाता है, घंटा 2 घंटे 4 घंटे वैसे ही सो जाता है। एक मजदूर जो सड़क के किनारे बैठा है, वो अपने उस पत्थर को ही सिर का सिरहाना बना करके सो गया, कभी कमर दर्द नहीं होती है।
इसका मतलब पोस्चर कब दर्द का कारण बनता है? माचिस, जैसा मैंने कहा, या पेट्रोल अगर है तो तीली जलाते ही आग लग जाएगी, अगर पेट्रोल नहीं है तो आपको देर लगेगी, लग तो सकती है लेकिन तुरंत आग नहीं पकड़ेगी। तो आपका पोस्चर अगर कारण बना है, इसका मतलब इसके रीजन, इसके पीछे कुछ और भी हिडन कारण है जिनको जानना बहुत जरूरी है। जिनके अंदर नंबर 1 है पाचन। खाना ठीक से पचेगा नहीं तो वायु बनेगी, और वायु बनेगी तो ये वायु इस एरिया में घूमती है, पेट के एरिया में, और वो डायरेक्ट हिट करती है वर्टेब्रा को, डायरेक्ट हिट करती है हमारे डिस्क को, और वो डिस्क जब हिट होती है तो वो नर्व को कंप्रेस करती है, तभी दर्द का कारण बनता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन अगर है तो कमर दर्द आएगा, कमर स्टिफनेस आएगी, बैक स्टिफनेस आएगी। गैस है, एसिडिटी है तो कमर की तकलीफ आएंगी। तो पेट के रोगों को पहले ठीक करना बहुत जरूरी है, और पेट के रोग को ठीक करना है तो खाने के रूटीन को ठीक करना है, सोचने के तरीके को ठीक करना है, और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, खाना खाने के तरीके ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ कारण हैं जिनको हमने अगर ठीक किया तो इस कमर के बड़े रोग से हम बच सकते हैं और रह सकते हैं, फिट कर सकते हैं अपने रिलेशंस को बहुत मजबूत और बहुत अच्छे। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, काम को प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां हैं उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे, और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, ध्यान रखिए, 1 बाय 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम हैं, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और यह है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो, यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में, जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना, 1 2 3 4। 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी, इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहाँ किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे, 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहाँ पास हो जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 = 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूँ, 4 टाइम दिखा रहा हूँ। अब ये तो 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड टो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4। और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे ही लास्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 बाई 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। पॉइंट का नाम है FP2। कैसे देते हैं देखिए, दोनों पैरों की पोजीशन यही रहेगी और अब हमारा हाथ ऐसे इन साइड में हमारे दोनों हाथ जाएंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट। इनका जो रोगी का लेफ्ट है वो हमारे राइट हैंड में और जो उनका राइट है वो हमारे लेफ्ट हैंड में। कैसे जाएगा देखना, ध्यान करना। अभी हमने इन उंगलियों को नीचे ऐसे बारी बारी से दबाना है, ऐसे हमारा हाथ रहेगा। जब हम इसको देंगे तो हमारी ये उंगली इधर रहेगी, ये उंगली इधर रहेगी, 3 उंगलियां नीचे, और ये जो पार्ट है हमारा ये बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। कैसे देना है देखिए, ये यहाँ अंगूठा रखा, अंगूठे के तीनों जॉइंट, हर उंगली के जॉइंट पर 1 2 और 3 जॉइंट को प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। 1 2, आगे मोड़ते ले जाना है 3, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे हमने किया। फिर इस पर आगे सपोर्ट देना है, रोकना नहीं है। 1 2 3, ये बिल्कुल सटना चाहिए और ऊपर न जाकर नीचे दबाव जाना चाहिए। यानी स्पेशली देखिए नीचे दबाव ऐसे जाएगा। तो कैसे किया, 1 2 एंड 3, घुटना मोड़ेगा नहीं, 1 2 एंड 3। ऐसे ही अगले टो को भी लेना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। इस प्रकार ये भी पैर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। हाथ रखने का तरीका यही है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार ये भी 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार ये भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इस तरह से लास्ट टो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ ध्यान करने की एक बात है कि हमने जब इस उंगली को ऐसे नीचे किया तब ये उंगली मुड़नी नहीं चाहिए। ये पूरा पंजा नीचे की तरफ ही दबना चाहिए, चाहे इस उंगली पर जाए चाहे किसी पर जाए। पंजा यहाँ से ऊपर नहीं मुड़े, नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट है। हाँ, इसको मोड़ने में दर्द होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए इस उंगली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस उंगली को दबाया तो रोकना नहीं है, केवल उंगली की ग्रिप दी, बस ऐसे। इस तरह से दे सकते हैं। बाकी दर्द होता है शुरुआत में, थोड़ा होता है, सावधानी से करें। ये था FP2।
पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहाँ पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहाँ से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहाँ पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट
1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति। एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एडी पर लें, पहले अपना वजन एडी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, वजन संतुलन बनाएं, एडी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एडी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N7, खड़े होने की पोजीशन। एडी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं। सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और धीरे से एडी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट OV1 कैसे देते हैं देखिए। रोगी को सीधा लेटाकर सीधे बाजू यानी उल्टे बाजू को रोगी का बायां हाथ, तकिया ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा तो अच्छा लगेगा। और ये 90 और 180 न होकर के यहां इस पोजीशन में जाएगा और ये दोनों 90 डिग्री पर जाएंगे। हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, ये पोजीशन बनेगी, हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा। पिलो सिर्फ हाथ के नीचे ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद खड़े होने की स्थिति। रोगी के दाएं कंधे के पास हमारा एक पैर, स्टैंड दोनों साइड में, और रोगी के बाएं एल्बो जॉइंट से कलाई यानी रिस्ट के बीच में हमारे को 3 पॉइंट बनाने, 1 2 और 3, ऐसे 3 पॉइंट बनाने हैं। कैसे देना है देखिए। अब यहां एडी रखी, प्रेशर यहां रखा, शुरू किया, सीधा खड़ा होना। 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। नीचे वाला पॉइंट
1 2 3 4 5 6। पॉइंट OV2 कैसे देना है देखिए। पहले तकिया सेट किया, सिर से अलग, सिर के नीचे नहीं, कंधे से सिर के तरफ और बाजू भी ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, तो दोनों के बीच में। लेकिन ये आर्म 90 डिग्री पर और सिर के ऊपर आ जाएगा ये हाथ। खड़े होने की पोजीशन, स्ट्रेंथ्स दोनों पास में, लेफ्ट शोल्डर के पास हमारा पैर, लेफ्ट शोल्डर के पास, और जो हमारा लेफ्ट पैर है वो रोगी के राइट एल्बो जॉइंट के पास आएगा। खड़े होने की पोजीशन ऐसे। अब यहां से 3 पॉइंट पे प्रेशर देना है। OV2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ये काम फिर से रिपीट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया OV2। पॉइंट RK1 राइट किडनी 1 कैसे देना है। तो ये बाजू के नीचे तकिया लगाया, हल्का सा यानी 90 डिग्री पर बाजू आए, एक तकिया दोनों जंघाओं के बीच में लगाया, यहां दोनों टांगों के पास, और टांग बिल्कुल बाहर खुली हुई। खड़े होने का हमारा स्थान राइट आर्म का जो जॉइंट है शोल्डर के पास, लेकिन शोल्डर जॉइंट से हटकर, ये शोल्डर जॉइंट है यहां, इससे हटकर, दूर भी नहीं तो बिल्कुल नजदीक में, रोगी के शरीर से चिपका हुआ हमारा पंजा, लेकिन बाजू पर ठीक से रखा हो। यहां ऊपर नीचे नहीं, सीधा प्रेशर डालना है, न नीचे खींचना है न ऊपर खींचना है, प्रेशर सीधा डालना है। एड़ी पर हमारा वजन, जिससे कि हम दूसरे पैर की पोजीशन भी ले सके। तो पहले यहां रखा, जंघा पर वही 3 पॉइंट हमारे यहां आएंगे, पहला ऊपर, फिर नीचे और यहां, लेकिन बाजू का पॉइंट हमारा यही रहेगा। ऐसे 3 बार हम प्रेशर देंगे। देखिए कैसे शुरू करते हैं। राइट पैर को एड़ी पर रखते हुए वजन, पहले पॉइंट पर सीधे खड़े होना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हल्का यहां लूज किया और यहां से उठाकर भी पैर हमने बीच में लिया। यह हमारा पैर मुड़ेगा नहीं, ये भी हल्का सीधा रहेगा, थोड़ा मुड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6। ये हल्का रिलीज किया ब्लड, और फिर से यहां से यस अगेन 1 2 3 4 5 6। धीरे से उतरना, इस प्रकार से उतरना। ये था RK1। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों टांगों के बीच में, और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली भी नहीं आएंगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे, जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर। यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट, राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा, और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा, 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट का नाम है RTHP। RTHP कैसे देते हैं? तो सबसे पहले रोगी को बाएं करवट लेटाना, मतलब दायां टांग ऊपर रहना चाहिए। इनको 90 डिग्री पर ऐसे फोल्ड करना चाहिए और बीच में पिलो लगाना चाहिए। ये हटाया और ये पिलो यहां सेट किया। दोनों ऐसे सेट करने के बाद यहां पर जो हमारी बोन है, ये वाली बोन जो हिप बोन है, सबसे लंबी जो थाई बोन है, इसका जो एच है, इस पर 8 जगहों पर हमको प्रेशर देना है। कैसे कैसे देना है देखिए। ऊपर, यहां नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाथ के साथ से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहां से शुरू किया था, बढ़ते 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 ऐसे, बढ़ते बढ़ते ऐसे गए। इसके बाद हल्का सा हमने रब किया और इस तरह से हमने ये दे दिया। इसका नाम था RTHP। पॉइंट का नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना। दाहिनी करवट लेटा के, ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाएं, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में ये मैंने, ये पोजीशन है, इसमें ये पिलो लगा लिया। पिलो इसलिए लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर, लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ घूम गया मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बोन के सब तरफ से हमको देना था। हल्का सा यहां क्लॉकवाइज करना, हल्का सा क्लॉकवाइज करना और हल्की मसाज करके इसको ऐसे छोड़ना। इस पॉइंट का नाम है LTHP। पॉइंट RTPT। कैसे? तकिया पहले राइट आर्म के नीचे तकिया लगाना, बिल्कुल सीधा लंबवत, और इसके बाद यहां से ऐसे बाजू को 90 डिग्री में रखना। ये पॉइंट 4 प्रेशर देने के, 6 सेकंड के 4 प्रेशर देने पर एक बार गिना जाता है, यानी 4 = 1। 4 बार जब प्रेशर देंगे 2 जगहों पर, तब वो 1 गिना जाएगा। देखिए कैसे। तो प्रेशर देने का स्थान, तो स्टैंड बिल्कुल पास में, इस प्रकार से। यहां हमको अगर राइट आर्म पर ये RTPT दे रहे हैं तो हमारे लेफ्ट लेग का प्रयोग करेंगे।
पहले बिल्कुल शोल्डर जॉइंट के पास इस पॉइंट पर 1 2 3 4 5 6। अब एल्बो जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6। एल्बो जॉइंट से हट के फिर शोल्डर जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। ये हो गया 1 RTPT। अगर इसको हम 2 RTPT बोलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार देने पर 2 RTPT। इसी प्रकार 4 बार देने पर, यानी हम 4 RTPT बोलते हैं तो 16 टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 4 = 1। ये था RTPT। पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहाँ पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4, तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर
1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एडी पर लें, पहले अपना वजन एडी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, वजन संतुलन बनाएं, एडी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अभी ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एडी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। तो अब बात करेंगे हम ऐसी सावधानियों की कि अगर कमर दर्द आ गया है तो क्या सावधानी बरतें। तो सबसे पहले बड़ी सावधानी है, और अगर कमर दर्द आ गया है तो मैंने आपको बताया है कि एक कुर्सी आसन, जमीन पर लेटकर बैठने का एक निश्चित तरीका जो मैंने नॉर्मली बताया है, आप वेबसाइट पर भी आरोग्य पीठ की देख सकते हैं और YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। कुर्सी आसन के नाम से ये मैंने बताया है, जमीन पर लेटकर कुर्सी पर रखने का तरीका। लेकिन हाँ, अगर दर्द है और कुर्सी आसन करने के बाद दर्द बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो कुर्सी आसन करना है। नंबर 2, एक ही पोस्चर में एक लंबे समय तक नहीं रहना है, पोस्चर बदलते रहना है। घुटने से नीचे की हाइट वाली चीज पर नहीं बैठना है, अधिक हाइट वाली पर बैठना है। एक्सरसाइज, अपने जो कमर के मसल्स हैं उनको स्ट्रांग करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज, क्योंकि कमर दर्द आ गया है, अब आपको हर एक एक्सरसाइज नहीं चलेगी, अब आपको हर एक योगा नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो बताई हैं, जो रिकमेंडेड हैं, उन्हीं एक्सरसाइज को आगे बताना है, और जिससे कि मसल्स ठीक हो जाए। सैर करना जिसके अंदर एक आता है, अगर दर्द चलने से आता है तो वो सैर नहीं करनी है। खाने पीने के तरीके को ठीक करना है, बैठने के पोस्चर को ठीक करना है। ज़्यादा लंबे समय पर आपको अकड़ कर भी नहीं बैठना है, तो बहुत झुक कर के भी नहीं बैठना है। समय समय पर पोस्चर बदलते रहना है।
और साथ ही कमर दर्द आ गया है तो इसके लिए एक बड़ी सावधानी है कि आपको शुरुआत में आते ही ठीक करने पर काम करना है। अगर दर्द आ गया और आपने कोई निदान ही नहीं किया, आप उसको बढ़ते चले जा रहे हैं, आप चलते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन हाँ, सावधानियों के साथ कुछ और चीज़ जानने की है, वो है भ्रांतियाँ। ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कमर दर्द आ गया इसका मतलब अब आपको सर्जरी करानी है, कमर दर्द आ गया मतलब मैं ठीक ही नहीं हो सकता हूँ। व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी हथियार छोड़ देता है, इलाज करने की तरफ 2 जगह 3 जगह पर चला गया, और क्योंकि जहाँ गया वहाँ उसको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला नहीं, प्रॉपर डायग्नोज ही नहीं हुआ, उसका डायग्नोज नहीं हुआ, इसीलिए वो बस भ्रांति में आ गया कि अभी अब मेरा दर्द ठीक होगा ही नहीं, अब तो मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही जाना है। नहीं 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 भाई, आरोग्य पीठ में कमर दर्द को, बैक पेन को रिवर्स करने की पूरी व्यवस्था है। ट्रीटमेंट इस प्रकार के हमारे बहुत एडवांस ट्रीटमेंट, स्पाइन की सेटिंग ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि आपका लंबर और पूरा स्पाइन फिर से नॉर्मल किया जा सकता है। तो इसीलिए मिथ्स की तरफ मत जाइए। आपके लिए आपका समाधान है। आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आपकी उम्र 18 साल है, चाहे 40 साल है, चाहे 90 साल है, आपकी कमर के दर्द को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और एक मिथ्स और भी है, जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखते हैं उसके अंदर डिस्क हर्निएटेड है और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको देखने के बाद तो ध्यान करना, एक नौजवान का एक्सरे भी अगर कराया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको दर्द होगा ही। तो दर्द अगर है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, ठीक हो सकते हो। डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है ठीक जगह पर जाने की, प्रॉपर जाने की, प्रॉपर डायग्नोज की, प्रॉपर ट्रीटमेंट की। अगर ऐसी हम ध्यान रखेंगे तो हाँ, हम अपने कमर दर्द से निश्चित ही निजात पाएंगे। तो आइए, आरोग्य पीठ के स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सुखी एवं समृद्ध विश्व की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और आरोग्य पीठ का जो मिशन है, हम सब मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। इसी बात के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।